हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़े हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 प्राथमिक क्रियाएं। तो आज हम देखेंगे प्राथमिक क्रियाएं, अध्याय 5। तो आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। मानव के वो कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। जिनसे आय प्राप्त होती है वह आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं। जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक क्रियाओं में कौन कौन से शामिल है इसको आप बिल्कुल याद रखें। तो आपका हो गया, जैसे कि देखिए यहाँ पे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री, खनिज के उपयोग के विषय में बतलाती है। इस प्रकार जैसे कुछ शामिल होते हैं इसमें आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि और खनन कार्य। तो यह हमारे हो गए प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आने वाले। अब देखते हैं आगे, आखेट और भोजन संग्रह। आखेट और भोजन संग्रह। तो मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता है। उसका जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता है। पशुओं का आखेट कर और अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंदमूल आदि को एकत्रित कर। आदिमकालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। अतिशील एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों के रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते हैं। तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया, तथापि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां या तो लुप्त हो गई हैं या संकटापन्न है। प्राचीन काल के आखेटक पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती है। भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया है, तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। भोजन संग्रह भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूप से किया जाता है। यह कार्य कठोर जलवायविक दशाओं में किया जाता है। इसे अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पति का संग्रह करते हैं। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता है एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। यहाँ पे देखिए एक चित्र है कि जो मिजोरम में संतरे एकत्र करती महिलाएं कम होती है। अब यहाँ पे देखिए भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है। पहला, उच्च अक्षांश के क्षेत्र जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी दक्षिणी चिली आते हैं। दूसरा क्या है कि निम्न अक्षांश के क्षेत्र जिसमें अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्व एशिया का आंतरिक प्रदेश आता है। अब देखिए आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल एवं औषधि पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करती हैं। पौधों के विभिन्न भागों का ये उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग कुनैन, चमड़ा तैयार करना एवं कार्क के लिए, पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, दवाइयां एवं क्रांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए,
क्रांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए रेशे को कपड़ा बनाने, दृढ़ दृढ़ फल को भोजन एवं तेल के लिए एवं पेड़ के तने का उपयोग रबड़ या बलाटा गोंद या राल बनाने के लिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मैप दिया गया है, विश्व का मैप है। यहाँ पे निर्वाह संग्रहण जो क्षेत्र है, इनको देखिए डार्क कलर का जो है, यह निर्भर संग्रहण क्षेत्र है। तो यहाँ पे यानी कि निर्वहन किया जाता है, यानी आजीविका का निर्वहन किया जाता है। अब देखते हैं आगे। विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। कई प्रकार की अच्छी किस्म एवं कम दाम वाली कृत्रिम उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रह करने वाले समूहों के उत्पादों का स्थान ले लिया है। अब देखते हैं पशुचारण। पशुचारण आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। विभिन्न जलवायुविक दशाओं में रहने वाले लोगों ने इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन अथवा व्यवहारिक स्तर पर किया जाता है। अब देखिए चलवासी पशु में क्या क्या आते हैं और चलवासी पशु क्या होता है। तो चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहता था। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। इन पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते थे। यहाँ पे देखिए एक इमेज है। यहाँ पे ग्रीष्म काल के आरंभ में अपनी भेड़ों को पर्वतों पर ले जाते हुए चलवासी, ग्रीष्म काल के मौसम में। अब यहाँ पे देखिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख पशु हैं, जबकि सहारा एवं एशिया के मरुस्थल में भेड़ बकरी एवं ऊंट पाला जाता है। तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक व लामा एवं आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता है। तो इस तरीके से कुल कुछ पशु हो गए। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। जो चलवासी पशुचारण है उसके प्रमुख 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट, पहला क्षेत्र जो है उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप तक होता है। अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है। दूसरा क्षेत्र जो है यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है, जबकि तीसरा क्षेत्र है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप पर। तो इस तरीके से 5.4 में चित्र में दिया गया है। अब देखते हैं नए चारागाहों की खोज में ये पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर एवं शीत में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाह की ओर प्रवास करते हैं। इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर बकरवाल गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्म काल के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। यह कुछ जनजातियां हैं, इसको याद रखिएगा। एवं शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर और शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारकों का पशुओं के साथ प्रवास होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो ग्रीष्म काल होता है मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं और शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्र से पुनः जो है मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण की ओर
और शीत ऋतु में उत्तर की ओर चलवासी जो है अपने पशु चारकों के साथ प्रवास कर जाते हैं। अब देखते हैं, चलवासी पशु चारकों की संख्या अब घट रही है एवं इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्रों में कमी कमी हो रही है। इनके दो कारण हैं। जो जो चलवासी पशुचारक है उनकी संख्या में कमी हो रही है यानी घट रही है, और जो है कि इनकी जो क्षेत्र है इनका जहां वो जाते थे उनके क्षेत्र में कमी भी आ रही है। इसके दो कारण हैं। तो देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, दूसरा है कि कई कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। अब वाणिज्य पशुधन पालन, अब देखते हैं वाणिज्य पशुधन पालन। तो चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है एवं फार्म भी अस्थायी होते हैं। यह फार्म विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं एवं संपूर्ण क्षेत्रों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है, तब पशुओं को छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है। दूसरा जो छोटा क्षेत्र होता था उसमें ले जाया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। यानी जो चारागाह होते हैं उनके वहन के अनुसार रखी जाती है, ना जितनी उनकी कैपेसिटी होती है उस आधार पे रखी जाती है। अब देखते हैं, यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े होते हैं। इनसे प्राप्त मांस, खाले एवं ऊन को वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बा बंद कर विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इससे मुख्य मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जननिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण कर उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। अब देखते हैं, विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक मैप दिया गया है। कुछ यहाँ पे चलवासी पशु क्षेत्र है, पशुचारण क्षेत्र है, इनको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यह पूरा हो गया, यहाँ पे एशिया हो गया, एशिया का कुछ पार्ट है ये। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो इस तरीके से चलवासी पशुचारण के क्षेत्र हो गए। यहाँ पे वाणिज्य पशुधन पालन इस तरीके से किया जाता था। बाड़ लगा दी जाती थी तो एक जो पार्ट होता था दूसरा वह छूट जाता था और दूसरे जगह जो पहले जगह पे होते थे उसको घास खिलाया जाता था। अब देखते हैं कृषि कृषि एग्रीकल्चर। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं। इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती हैं। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का बोया जाना तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। मुख्य प्रणालियां निम्नलिखित है। अब देखते हैं निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं। इसको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है जो निर्वाह कृषि होती है। तो पहला जो पार्ट है वह हो गया आपका पहला, तो आदिम निर्वाह कृषि। तो आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है, देखते हैं कि आदिम निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है, जहां आदिम जाति के लोग कृषि करते हैं। इसका क्षेत्र अफ्रीका, मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया है, जैसा कि चित्र 5.7 में दिया गया है। तो देख लेते हैं 5.7 कौन सा है। यहाँ पे देखिए कुछ क्षेत्र दिया गया है आदिम निर्वाह कृषि के क्षेत्र। यहाँ पे देखिए आपका दक्षिण अमेरिका का उत्तरी भाग है और यहाँ पे देखिए
अफ्रीका का मध्य भाग है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आदिम निर्वाह कृषि की जाती है। यह क्षेत्र हो गए। इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है एवं जली हुई राख को परत जो जली हुई राख है परत उर्वरक का काम करती है। इस प्रकार स्थानांतरणशील कृषि जो है कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे होते हैं। खेती भी पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाल एवं फावड़े द्वारा की जाती है। कुछ समय पश्चात 3 से 5 वर्ष पहले मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है। तब कृषक नए क्षेत्र में वन चलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करता है। कुछ समय पश्चात कृषक वापस पहले वाली कृषि क्षेत्र पर कृषि कार्य करने के लिए आ जाता है। इस कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरता कम हो जाती है, जिससे झूम का चक्र यानी आग लगाकर कृषि क्षेत्र तैयार करना छोटा होता जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग, मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में मिल्पा एवं मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। या जो आपका हो गया, किसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा कि इसको बिल्कुल अपने बुक्स में हाईलाइट कर लीजिएगा आप। यहाँ पे देखिए इस कृषि में बड़ी समस्या यह है कि उर्वरता कम हो जाती है। झूम चक्र लगाकर कृषि तैयार करता है, छोटा हो जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग कहा जाता है। मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में मिल्पा एवं मलेशिया व इंडोनेशिया इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। आप ऐसे क्षेत्रों का पता लगाइए जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो भारत में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे झूमिंग कृषि की जाती है। आप उसका नाम बताएं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर भी अलग अलग नामों से जानी जाती है। किन राज्यों में किस नाम से जानी जाती है, इसको आप याद रखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पुकारते हैं। अब देखिए गहन निर्वाह कृषि, दूसरा जो है गहन निर्वाह कृषि दूसरा। तो इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। मानसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि भी दो प्रकार की होती है। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। पहली चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। इसमें चावल प्रमुख इसमें जो है चावल प्रमुख फसल होती है। अधिक ज, अधिक अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता जाता है एवं कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है। भूमि का गहन उपयोग होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व होता है। उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। इसलिए जो है कि हाँ, गहन निर्वाह कृषि में जो होता है प्रति इकाई उत्पादन तो अधिक होता है लेकिन प्रति कृषक उत्पादन कम होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग लगे होते हैं और जो है कि फसल कम होती है उसकी अपेक्षा, जो उनके काम होते हैं उसकी अपेक्षा कम लाभ होता है। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की विभिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्रायः संभव नहीं है। उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ एवं सोरपम बोया जाता है। भारत में सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूं एवं दक्षिणी एवं पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार बाजरा प्रमुखता रूप से उगाया जाता है। इस कृषि की अधिकतर विशेषताएं वो ही है जो चावल प्रधान कृषि की हैं। केवल अंतर यह है कि इसमें सिंचाई की जाती है। अब देखते हैं हम रोपड़ कृषि। यहाँ पे देखिए कुछ क्षेत्र दिया गया है। यहाँ पे देखिए गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र हैं। यहाँ पे जो बिल्कुल डार्क ब्लैक है, वह चावल प्रमुख फसल है और अन्य प्रमुख फसल है। यहाँ पे देखिए यह चावल प्रमुख फसल है और यहाँ पे देखिए कुछ जो हल्के हैं यह अन्य प्रमुख फसल है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक चित्र दिया गया है धान रोपड़। यहाँ पे देखिए धान की रोपाई हो रही है और दूसरा यहाँ पे दिया गया है चाय के बागान। चाय के बागान। अब देखते हैं हम रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि रोपड़ कृषि यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों का औपनिवेशीकरण किया तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जैसे रोपड़ कृषि जो बृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है। यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में
चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना गन्ना, केले एवं लगाई अनानास की पौधे लगाई। तो इस तरीके से कुछ रोपड़ फसलें हैं। आप देख सकते हैं रोपड़ फसलें में कौन-कौन सी हैं। चाय हो गई, कॉफी हो गई, कोको हो गया, रबड़, कपास, गन्ना, केले एवं अनानास। यह सब रोपनी के माध्यम से लगाई जाती है। यह सब रोपड़ कृषि है और यह जो है इनका श्रेय जाता है यूरोपीय लोगों को। देखते हैं इस कृषि की प्रमुख विशेषता है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत विस्तृत होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं एवं यातायात विकसित होता है जिसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोकोया की पौध लगाई। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं लंका में चाय के बाग, मलेशिया में रबड़ के बाग एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बाग विकसित किए। स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में हालैंड वासियों डचों का एकाधिकार था। ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफी के बागान जिन्हें फजेंडा कहा जाता है यूरोप वासियों के नियंत्रण में है। फजेंडा जो है वह यूरोप वासियों के नियंत्रण में है। वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व देशों की सरकार अथवा नागरिकों के नियंत्रण में है। अब देखते हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूं है। यद्यपि अन्य फसलें जैसे कि मक्का, जौ, राई एवं जई बोई जाती है। इस इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है एवं खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसमें जिसमें जो है कि प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन आप जरूर बताएं। यहाँ पे देखिए चित्र है कि मशीनीकृत अनाज कृषि। कार्बन कंबाइन क्रू एक दिन में कई हेक्टेयर भूमि में से अनाज काटने में सक्षम है। तो इस तरीके से यंत्रों का जो विकास हुआ, कृषि करना बहुत आसान हो गया, बहुत सुलभ हो गया। यहाँ पे देखिए एक विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र। यहाँ पे कुछ क्षेत्र हैं विश्व के मैप पर। यहाँ पे देखिए उत्तरी अमेरिका का कुछ भाग है, यहाँ पे देखिए दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे एशिया, यूरोप का पार्ट, यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग है, अफ्रीका का जो है दक्षिणी भाग। तो यहाँ पे कुछ हो गए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र। अब देखते हैं कि इस प्रकार की कृषि क्षेत्र यूरेशिया के इस स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज और अर्जेंटीना के पंपाज, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स एवं न्यूजीलैंड के केंटरबरी केंटरबरी के मैदान है। मानचित्र पर इनको निर्धारित कीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, उनको आप मैप में जो है एटलस की जो किताब है उसमें जरूर ढूंढें और उसको मार्क करें। अब इसके आगे है मिश्रित कृषि। तो आज के लिए इतना ही। अब इसको हम देखेंगे, कई सारे जो टॉपिक है, डेयरी कृषि हो गई, भूमध्य सागरीय कृषि हो गई, तो इनको हम देखेंगे अब अगले पार्ट में, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो लंबा जो चैप्टर हो जाता है तो अक्सर आप लोग देखते नहीं है, इसलिए इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें हम इसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में। तो आपको अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको कोई त्रुटि समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।